आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे. आमची यानंतरची उद्घोषणा लगेचच. आकाशवाणी नागपूर सादर करीत आहोत माननीय पंतप्रधान श्रीयुत नरेंद्र मोदी यांच्याद्वारे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून नागपूर इथं आयोजित 108व्या भारतीय विज्ञान परिषदेच्या उद्घाटन समारंभावर आधारित आकाशवाणी वृत्तांत. आपलं वैभवशाली शताब्दी वर्ष साजरं करणाऱ्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला तब्बल 48 वर्षांनंतर विद्यापीठाच्या शताब्दी वर्षात भारतीय विज्ञान काँग्रेसचं यजमानपद लाभलं. 3 ते 7 जानेवारीपर्यंत 108व्या विज्ञान काँग्रेसचं भव्य आयोजन विद्यापीठाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले शैक्षणिक परिसरात करण्यात आलं आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या अनुषंगानं शाश्वत विकासासाठी ज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशी या अधिवेशनाची विषय संकल्पना आहे. विद्यापीठाच्या विस्तीर्ण मैदानावर उभारण्यात आलेल्या भव्य शामियानात देश विदेशातील वैज्ञानिक आणि विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत अतिशय उत्साहाच्या वातावरणात समारोहाचं आयोजन करण्यात आलं. प्रारंभी उपस्थितांच्या टाळ्यांच्या कडकडाटात राज्यपाल माननीय भगतसिंग कोश्यारी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर सुभाष चौधरी, भारतीय विज्ञान परिषदेच्या अध्यक्षा डॉक्टर विजयालक्ष्मी सक्सेना या मान्यवरांचं व्यासपीठावर आगमन झाल्यानंतर स्वागत करण्यात आलं. त्यानंतर भारतीय विज्ञान परिषदेच्या विशेष गीताची चित्रफित प्रदर्शित करण्यात आली. भारतीय विज्ञान कांग्रेस संगठन भारत की पहचान है, विश्व में जाना जाए यहाँ का गौरव अनुसंधान है. विज्ञान की धरती भारतवर्ष है, दुनिया को बतलाए हम. सारा भाई कलाम साहब के अनुयायी कहलाए हम. त्यानंतर नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर सुभाष चौधरी यांचं स्वागतपर भाषण झालं. On behalf of Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur University, I would like to express my sincere gratitude and welcome you all to the 108th Indian Science Congress at Nagpur. Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur University was established on 4th August 1923 and celebrating its 2023 as its centennial year. It's a matter of pride and privilege that university has been given an opportunity to host 108th Indian Science Congress for second time. Earlier, our university had organized Indian Science Congress in the year 1974. The university, which has already initiated the implementation of NEP 2020, has spread over 4 districts of Eastern Vidarbha, having 40 postgraduate departments, 3 constituent colleges, and more than 500 colleges affiliated to it. I feel proud to share that the alumni of the university are spread all over India and abroad and are occupying key position in different walks of life. The Indian Science Congress, which has always remained one of the most important and fruitful conglomeration of researchers, scientists, and academicians across the world, is having the most relevant theme of Science and Technology for Sustainable Development with Women Empowerment. Fortunately, today is the birthday of Kranti Jyoti Savitribai Phule, and best wishes to all on this occasion. It offers a special opportunity to bring together professors, researchers, and scholars around the globe and serve as a platform to deliver innovative research results and latest trends and development in the field of science. The focal drive of this Congress is to exchange ideas, and by participating in this exchange, it hoped that all delegates who will benefit from the Congress can apply it in managing activities in their areas. त्यानंतर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं भाषण झालं. स्त्री शक्तीविषयी बोलताना माननीय उपमुख्यमंत्री म्हणालेत,
हम सभी जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये ताकत है कि जिस प्रकार की जेंडर इक्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम लोग अचीव करना चाहते हैं, 2030 तक जिस जेंडर इक्वालिटी की बात हम लोग करते हैं उस तक पहुंचना है, तो उसका माध्यम ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है। और आज जब भारत सहित दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन के कारण सस्टेनेबिलिटी की खोज कर रहे हैं, जिस समय मनुष्य के अस्तित्व पर एक संकट है, हमारे कृषि के सामने, हमारे पर्यावरण के सामने एक संकट है, ऐसे समय सस्टेनेबिलिटी ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और विशेष रूप से जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि संसाधनों का हम उतना ही उपयोग करें जितना हमें आवश्यक है। हम लोग जब संसाधनों के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ऐसे समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही वो ताकत है कि जिसके कारण हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री माननीय जितेंद्र सिंग यांनी आपल्या भाषणातून भारताची वैज्ञानिक प्रगती अधोरेखित केली। ते म्हणालेत, हम सबके लिए आज ये बहुत ही सौभाग्य एवं आनंद का विषय है कि आज 2 वर्ष के विलंब के बाद हम 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस के इस अधिवेशन के लिए नागपुर की नगरी में एकत्रित हुए हैं और एक ऐसे समय एकत्रित हुए हैं जबकि नव वर्ष का शुभारंभ भी हुआ है और ये वर्ष भारतवर्ष के लिए अनेकों कारणों से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यही वो साल है जबकि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। यही वो साल है जबकि भारत के सुझाव पर विश्व भर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है। और यही वो साल है जबकि जिस परिसर में यह आयोजन हो रहा है, इस परिसर में स्थित विश्वविद्यालय भी अपनी 100वीं सालगिरह मना रहा है। हम सबके लिए एक सुखद अनुभव ये भी रहेगा कि जब हम विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में अपनी जानकारियां, अपना अध्ययन साझा करेंगे तो हमें ये भी ध्यान में रहे कि इस समय देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब भारत की विज्ञान की उपलब्धियों के कारण दुनिया उसे इज्जत एहतराम की निगाह से देखने लगी है। और न केवल इतना ही बल्कि भारत के वैज्ञानिक अनुभव से सीख लेकर के दुनिया के विकसित देश भी अपने शोध को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जब हम 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में बैठ करके मंथन करेंगे तो हमें ये भी ध्यान रहे कि नींव है 2047 के भारत की। वसुधैव कुटुंबकमची संकल्पना मांडताना माननीय जितेंद्र सिंग पुढे म्हणालेत, Ladies and gentlemen, India today is a part of a global world, and to play that role of a global nation, we have to live up to the global benchmarks. Our challenges are global, our concerns are global. चाहे वो क्लाइमेट है, चाहे वो क्लीन एनर्जी है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसलिए अनिवार्य बन जाता है to move to the next level, and the next level is that of sustainability. Sustainable startups, sustainable research, जिसके लिए अनिवार्य है optimum synergy between research, academia and industry. Don't forget industry. और इसलिए very appropriately, very thoughtfully, the focal theme of this year's Congress is Science and Technology for Sustainable Development and Women Empowerment. If the ultimate litmus test of any successful scientific endeavor is as to how much it contributes to the well-being of a common citizen, as to how much it contributes to the ease of living of a common citizen, then I can say with a certain amount of confidence that the 108th Indian Science Congress being held in Nagpur will pave the way for India's ascent through 21st century to emerge as an evolved society, a model society among the comity of world nations. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं अभ्यासपूर्ण भाषण झालं. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शाश्वत तंत्रज्ञान या अनुषंगानं बोलताना ते म्हणालेत,
आप सबको पता ही है कि हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 52 to 54% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है, 22 to 24% ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 12 से 14% केवल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आता है। आज भी हमारी 65% पॉपुलेशन गांवों में बसी है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान, इनके विकास के लिए साइंस का उपयोग करके, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें जीडीपी ग्रोथ रूरल, एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इंडिया में बढ़ानी होगी। जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित इस नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें नए प्रकार से इसकी रचना करनी होगी। I always tell it to the people two important philosophies. One is conversion of knowledge into wealth. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. At the same time, no material is waste, no person is waste. It is depending upon the appropriate technology and the vision of the leadership that you can convert waste into wealth. Exactly, I feel that this is the big challenge to all of you. We need research, need-based research, region-based research, and the availability of the raw material, that is to be most important thing where our research is very important. And at the same time, we need to reduce our import and increase our export. जो import कम करना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसी से आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे यांचंही यावेळी विषयानुरूप भाषण झालं। कृषी क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाची गरज आपल्या भाषणातून प्रतिपादित करताना ते म्हणालेत, टुकड़ोजी महाराज एक आध्यात्मिक पुरुष थे। इसके साथ ही उन्होंने जीवन भर सतत भ्रमण करते हुए अंधश्रद्धा निर्मूलन, सामाजिक एकता, जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए बड़ा कार्य किया है। उन्होंने पूरे जीवन भर विवेकपूर्ण विचारों से जागरूकता फैलाई है। मुझे खुशी है कि इस बार इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ विमेन एम्पावरमेंट है। आज सावित्रीबाई फुले जयंती भी है, उनको मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। आज जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भागीदारी भी है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर रसायन, भौतिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय महिला वैज्ञानिक अपनी छाप छोड़ रहे, उनका बहुत योगदान रहा है। इस अवसर पर आज मैं उन वैज्ञानिक महिलाओं का स्मरण करता हूं, जिनका कार्य भावी पीढ़ी के लिए एक मिसाल है और आदर्श रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी राष्ट्र के विकास में अभी ड्राइविंग सीट ले ली है उन्होंने, और विशेष रूप से पिछले 6-7 सालों में इसमें तेजी भी आई है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अवसर देने में महाराष्ट्र राज्य हमेशा सबसे आगे रहा है। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं देने के लिए सरकार कमिटेड है, कटिबद्ध भी है। यह साइंस कांग्रेस में किसानों और आदिवासियों का विषय को भी समाविष्ट किया गया है। किसानों के लिए कृषि तंत्रज्ञान एक महत्वपूर्ण बात है, जिसे पारंपरिक खेती के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे किसानों के जीवन में भी बदलाव लाने की कोशिश हम कर रहे हैं, जिस पे गौर करना चाहिए। कृषि अर्थव्यवस्था को उभरने के लिए मैंने अभी जैसा कहा, यह बहुत जरूरी है। ट्राइबल कम्युनिटी को मुख्य धारा में लाने के लिए भी यह कोशिश महत्वपूर्ण साबित होगी। महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि विद्यापीठाचे पदसिद्ध कुलगुरू माननीय भगतसिंग कोश्यारी यांनी आपल्या भाषणातून ऋषीमुनींशी वैज्ञानिकांची तुलना केली। ते म्हणालेत, आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और 65 में पहली बार हमारे जवानों ने सिद्ध किया, हम हारने वाले नहीं, हम जीतने वाले हैं। माननीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान का नारा दिया, और तब से ये विज्ञान के बारे में चिंतन मनन पहले भी हुआ, लेकिन एक जोर के साथ आगे बढ़ने लगा। हमारी कोशिश है कि हमारे वैज्ञानिक आगे बढ़ें। मैं तो आपसे केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि देखिए,
हमारा भारतवर्ष ये ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। एंड हु आर दीज ऋषि मुनीज? व्हाई दे आर कॉल्ड ऋषिज? व्हाई दे आर कॉल्ड सीयर्स? वो सीयर्स क्यों कहलाते हैं? दृष्टा ऋषि क्यों कहलाते हैं? वो ऋषि दृष्टा इसलिए कहलाते हैं, दे कुड सी बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। समय और स्पेस से आगे वो देख सकते थे। और आज के युग में मैं कह सकता हूँ कि आज के युग में हमारे जो ऋषि हैं, जो हमारे इस प्रकार के दृष्टा हैं, वो आज आप जैसे सभी साइंटिस्ट हैं, आप जैसे सभी वैज्ञानिक हैं। और मुझे विश्वास है कि जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने एक प्रकार से आध्यात्मिक जगत में न केवल दुनिया की चीजें प्राप्त की, बल्कि आत्मा को प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया। मुझे बहुत बार लोग कहते हैं कि कोश्यारी जी, गवर्नर साहब, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। नो डाउट, निश्चय ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में रह रहे हैं, लेकिन ये भारतवर्ष है, इसने दुनिया को दिखाना है। आज जो सपना हमारे विवेकानंद जी ने देखा था, जो दुनिया को उन्होंने बताया था कि 21वीं सदी में भारत ये हमारा सारी दुनिया को दिशा देगा, उसका नेता बनेगा। वो क्यों? वो आध्यात्मिक क्षेत्र में नेता बनेगा। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं पढ़ता हूँ कि आर्नोल्ड टॉइनबी जैसे इतिहासकार ने 1951 में कहा था, The 21st century will be the century of India and that will be of the spirituality। तो आज हम उस स्पिरिचुअलिटी के ओर जा रहे हैं और हमारा देश आज उस ओर बढ़ रहा है। आज की नैतिक शिक्षा, आज के हमारे नई शिक्षा नीति में भी उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि हम सब लोग जो वैज्ञानिक हैं, अगले 3 दिन में यहाँ विविध विषयों पर विचार करेंगे। पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी ठीक सकाळी 10:30 दूरदृश्य प्रणालीद्वारे समारंभास उपस्थित झालेत। भारतीय विज्ञान परिषदेच्या अध्यक्षा डॉक्टर विजयालक्ष्मी सक्सेना यांनी त्यांचं शब्दसुमनांनी स्वागत केलं। From our entire Indian Science Congress Association, I welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and all other dignitaries from the core of my heart. I would like to say that I am short of words to bestow my best regards and gratitude to our Honorable Prime Minister Shri Modi ji for giving his precious time to Indian Science Congress. And at the time of the colossal loss of his beloved mother, on behalf of Indian Science Congress, I would only like to say Om Shanti, Sadgati, Vaikunt, Shivlok, Pratirast. We know that you are the modern India's chief architect who champions Jai Anusandhan and recently became the president of G20. Thank you so much, sir, for your endless patronage for ISKA. पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांचं दूरदृश्य प्रणालीद्वारे अतिशय विद्वत प्रचूर भाषण झालं। नमस्कार, आप सभी को इंडियन साइंस कांग्रेस के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। साइंस में पैशन के साथ जब देश की सेवा का संकल्प जुड़ जाता है, तो नतीजे भी अभूतपूर्व आते हैं। मुझे विश्वास है भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी भारत को 21वीं सदी में वो मुकाम हासिल कराएगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। मैं इस विश्वास की वजह भी आपको बताना चाहता हूं। आप भी जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन साइंस का मूल आधार है। ऑब्जर्वेशन के जरिए आप साइंटिस्ट पैटर्न फॉलो करते हैं, फिर उन पैटर्न्स को एनालाइज करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। इस दौरान एक साइंटिस्ट के लिए हर कदम पर डेटा जुटाना और उसे एनालाइज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
21वीं सदी के आज के भारत में हमारे पास दो चीजें बहुतायन में है। पहली डेटा और दूसरी टेक्नोलॉजी। इन दोनों में भारत के साइंस को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की ताकत है। डेटा एनालिसिस की फील्ड तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये इंफॉर्मेशन को इंसाइट में और एनालिसिस को एक्शनेबल नॉलेज में बदलने में मदद कर, चाहे ट्रेडिशनल नॉलेज हो या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही साइंटिफिक डिस्कवरी में मददगार होती है। और इसलिए हमें अपने साइंटिफिक प्रोसेसेस को और मजबूत बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स के प्रति खोजी प्रवृत्ति को विकसित करना होगा। साथियों, आज का भारत जिस साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, हम उसके नतीजे भी देख रहे हैं। साइंस के क्षेत्र में भारत तेजी से वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल हो रहा है। भारतीय वैज्ञानिकांच्या चढत्या आलेखाचा गौरव करताना पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी म्हणालेत, 2015 तक हम 130 देशों की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पर थे, लेकिन 2022 में हम छलांग लगा करके 40वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आज भारत पीएचडीज के मामले में दुनिया में टॉप 3 देशों में है। आज भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस बार इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम भी एक ऐसा विषय है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। विश्व का भविष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ ही सुरक्षित है। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय को विमेन एम्पावरमेंट के साथ जोड़ा है। मैं मानता हूं कि व्यावहारिक रूप से भी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज देश की सोच केवल ये नहीं है कि हम साइंस के जरिए विमेन एम्पावरमेंट करें, बल्कि हम विमेन की भागीदारी से साइंस का भी एम्पावरमेंट करें, साइंस और रिसर्च को नई गति दें। ये हमारा लक्ष्य है। महिलाओं की ये बढ़ती भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि समाज भी आगे बढ़ रहा है और देश में सायन्स भी आगे बढ़ रही है। उद्याच्या विज्ञाननिष्ठ भारताचं स्वप्न रेखाटताना माननीय पंतप्रधान म्हणालेत, साथियों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब मानवता पर नई नई बीमारियों का संकट मंडरा रहा है। हमें नए वैक्सीन तैयार करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। जैसे आज हम बाढ़ या भूकंप जैसी त्रासदियों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहते हैं, उसी तरह हमें इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस के जरिए समय रहते बीमारियों की पहचान करनी होगी और उससे निपटने के उपाय करने होंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों को मिलकर काम करना होगा। लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसके बारे में भी आप सभी मेरे साथी भली भांति जानते हैं। हमारी साइंस कम्युनिटी इस दिशा में बड़ी मदद कर सकती है। साथियों, भारत के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष यानी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ये हर भारतवासी के लिए बहुत गौरव की बात है। भारत के मिलेट्स और उनके इस्तेमाल को ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है। वैज्ञानिक समुदाय द्वारा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। साथियों, आज वेस्ट मैनेजमेंट के सेक्टर में भी
वैज्ञानिक अनुसंधान की अपार संभावनाएं हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ऐसे क्षेत्र हैं जिसका लगातार क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। इसलिए ही पिछले वर्ष बजट में सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी पर बहुत जोर दिया। जब हमें मिशन सर्कुलर इकोनॉमी को और मजबूत करना है, इसके लिए हमें ऐसे इनोवेशन पर काम करना होगा जिससे मेटल और प्लास्टिक स्क्रैप का बेहतर इस्तेमाल हो सके। हमें प्रदूषण कम करने और स्क्रैप को उपयोगी बनाने पर एक साथ काम करना होगा। पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या उद्घाटनपर भाषणानंतर नागपूर विद्यापीठाच्या शताब्दी निमित्त एका विशेष टपाल तिकिटाचं मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं। एका विशेष स्मरणिकेचंही लोकार्पण यावेळी करण्यात आलं। आभार प्रदर्शनानं या भव्य समारोहाचा समारोप झाला। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या शताब्दी वर्षात आयोजित 108व्या भारतीय विज्ञान परिषदेनिमित्त 5 दिवस नागपूर विद्यापीठाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले शैक्षणिक परिसरात विविध उपक्रमांचं आयोजन करण्यात येणार आहे। त्यात 4 जानेवारीला किशोर विज्ञान काँग्रेस आणि आदिवासी विकास काँग्रेस, 5 जानेवारीला शेतकरी विज्ञान काँग्रेस आणि महिला विज्ञान काँग्रेस, तर 6 जानेवारीला विज्ञान संप्रेषक परिषद आणि विज्ञान आणि समाज परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे। प्राईड ऑफ इंडिया महाप्रदर्शनीही उभारण्यात आली आहे। त्यात भारतीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचं समाजासाठी महत्त्वपूर्ण असं योगदान आणि वैज्ञानिक क्षेत्रातील ठळक घडामोडी प्रदर्शित करण्यात आल्या आहेत। भारताच्या हृदयस्थानी वसलेल्या संत्रानगरीत नागपुरात भारतीय विज्ञान परिषदेच्या निमित्तानं देश-विदेशातील वैज्ञानिक आणि विद्यार्थी एकत्र जमले असून ही नव्या वैज्ञानिक भारताची नांदी ठरेल यात शंका नाही। आत्ताच आपण ऐकत होतात माननीय पंतप्रधान श्रीयुत नरेंद्र मोदी यांच्याद्वारे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून नागपूर इथं आयोजित 108व्या भारतीय विज्ञान परिषदेच्या उद्घाटन समारंभावर आधारित आकाशवाणी वृत्तांत। हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला।